नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल रफ्तार एजुकेशन में। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोकसभा की एक सीरीज़ को चला रहे हैं। इसके पहले हमने इस लोकसभा से संबंधित 7 वीडियो आपको दे चुके हैं और आज हम आपके सामने 8वां वीडियो अपना लेके आ चुके हैं। तो चलिए आपका समय बर्बाद न करते हुए जानते हैं कि आज हम किस विषय को लेके आए हैं। चलिए अपने विषय पे चलते हैं। तो आप सबके स्क्रीन पे जैसे आ गया होगा कि लोकहित के मामले उठाने हेतु प्रक्रियात्मक उपाय, मतलब लोकहित से संबंधित जो भी कदम उठाने होते हैं तो उसमें क्या प्रक्रियात्मक उपाय होते हैं, कौन कौन सा प्रक्रिया होता है जिससे कि हम लोकहित के मामले को उठाते हैं। तो आज हम इस विषय को लेकर आए हैं और आप सबसे यही कहना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को देखने के बाद एक और पार्ट आएगा, उसको भी देखिए और समझिए कि कैसे पूरा का पूरा लोकसभा इतना विस्तृत है। और आप सबसे ज़रूर आग्रह एक है कि वीडियो को देखने के बाद शेयर ज़रूर करें और कम से कम कमेंट में ये लिख के बताएं कि कैसा बना है, अच्छा चाहे बुरा जो भी हो लिख के ज़रूर बताएं। चलिए अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि ध्यानाकर्षण क्या है। आप सबको दिख रहा होगा प्रश्न। हम लेजर पॉइंटर ले लेते हैं। इस प्रक्रियात्मक उपाय के अंतर्गत कोई सदस्य अध्यक्ष की पूर्व अनुज्ञा का मतलब होता है आज्ञा से अविलंबनीय लोक महत्व के किसी विषय की ओर मंत्री का ध्यान आकृष्ट करा सकता है और मंत्री एक संक्षिप्त वक्तव्य दे सकता है या बाद में किसी समय अथवा किसी दिन वक्तव्य देने के लिए समय मांग सकता है। वक्तव्य देने के समय इस पर किसी चर्चा की अनुमति नहीं दी जाती, लेकिन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने वाला सदस्य और अध्यक्ष द्वारा अनुमति प्राप्त अन्य सदस्य मंत्री से संक्षिप्त स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। और ध्यानाकर्षण प्रक्रिया भारत की देन है। इसमें अनुपूरक प्रश्न सहित प्रश्न पूछना और संक्षिप्त टिप्पणियां करना शामिल है। इस प्रक्रिया में सरकार को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर मिलता है। ध्यानाकर्षण मामलों पर सभा में मतदान नहीं किया जाता है। पूरे तौर पे हम आपको बताएं तो कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा ध्यानाकर्षण है, ध्यानाकर्षण एक ऐसी चीज़ है जिसके तहत कोई भी जो सदस्य होता है वो, और जो भी ऐसे मामले होते हैं जिनमें विलंब नहीं किया जा सकता, तो उन सारे मामलों में वो तुरंत उस मंत्री का, जिस मंत्री के विभाग से जुड़ा हुआ वो मामला होता है, उसके तरफ उसका ध्यान करता है और मंत्री उस पर उसको वक्तव्य दे। कहने का मतलब है कि एक छोटा सा शॉर्ट एक स्पीच देगा, बताएगा कि वो जो अविलंबनीय लोक महत्व का मामला है उस पर वो क्या कर रहा है और अब तक क्या हुआ है और अब आगे क्या करने वाला है। इन सारे मामलों से ये होता है कि जो कुछ भी ऐसी चीज़ है जो कि आपको नहीं पता होती हैं तो दोनों लोगों को पता चल जाती है, क्योंकि जो सरकार कर रही है वो खुले तौर पे आके आपको संसद में बता देती है और जिससे जो और सांसद होते हैं सरकार के अलावा उनको भी पता चल जाता है कि सरकार क्या कर रही है। तो ध्यानाकर्षण प्रक्रिया आपको समझ में आ गया होगा कि ध्यानाकर्षण क्या है। तो ध्यानाकर्षण में कोई भी मंत्री अपना एक छोटा सा वक्तव्य दे सकता है और इस पर मतदान नहीं किया जाता है। पूरे तौर पे हम आपको बता चुके हैं। चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं कि प्रस्ताव से क्या अभिप्राय है। तो आपके सामने आंसर दिख ही रहा होगा। संसदीय शब्दावली में प्रस्ताव का अर्थ है सभा से उसका निर्णय जानने के उद्देश्य से किसी सदस्य द्वारा सभा में कोई औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना। औपचारिक का मतलब होता है ऑफिशियल। पूरे तरीके से ये एक ऐसी चीज़ है जो कि सभा में इसलिए प्रस्तुत की जाती है ताकि जो संसद सदस्य हैं उनका मत जाना जा सके कि वो किस पक्ष में है। इसे इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि यदि इसे स्वीकार किया जाए तो यह सभा का निर्णय अथवा इच्छा को व्यक्त करेगा। और प्रस्ताव को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। हम यहीं पर अपना रोकते हैं क्योंकि हम इसके बाद एक और प्रश्न लेके आएंगे, उसमें बताएंगे कि किन 3 हम चीज़ों को लेके आ रहे हैं। तो प्रस्ताव, आप ये समझिए कि प्रस्ताव एक तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि संसद में इसलिए पेश किया जाता है ताकि जो संसद सदस्य हैं उनका निर्णय जाना जा सके कि वो पक्ष में है या फिर विपक्ष में। तो चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं कि प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सबके सामने दिख रहा होगा कि प्रस्ताव जो होते हैं वो टोटल 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो मूल, दूसरा स्थानापन्न और जो तीसरा होता है वो गौड़ होता है। गौड़ सहायक भी होता है, ये आपका हेल्पिंग प्रस्ताव होता है। और ये जो स्थानापन्न दिख रहा है वो सब्सिडरी होता है और मूल तो ये ओरिजिनल है ही। तो है क्या ये? यह ऐसी स्वयंपूर्ण स्वतंत्र प्रस्थापना है जो सभा के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाए और मसौदा इस प्रकार तैयार किया जाता है कि इससे सभा का कोई भी निश्चय अभिव्यक्त हो सके। उदाहरण सभी संकल्प मूल प्रस्ताव होते हैं।
तो ये मूल कोई भी प्रस्ताव जब भी पेश किया जाएगा तो वो मूल प्रस्ताव ही होता है। जैसे कि अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, इसके एग्जाम्पल जैसे कि हम दे रहे हैं, जैसे स्थगन प्रस्ताव हो, धन्यवाद प्रस्ताव हो, या राष्ट्रपति व महाभियोग जो लाया जाता है, ये सारे प्रस्ताव मूल प्रस्ताव होते हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी अगर हम प्रस्ताव पेश करते हैं तो वो मूल प्रस्ताव ही होता है। अगला जो आपको दिख रहा होगा कि स्थानापन्न प्रस्ताव क्या है, तो नीति या स्थिति या वक्तव्य या किसी अन्य विषय पर विचार करने के लिए मूल प्रस्तावों के स्थान पर प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव। यद्यपि ऐसे प्रस्ताव ऐसे ढंग से प्रारूपित किए जाते हैं कि उनसे स्वयं कोई राय अभिव्यक्त हो सके, तथापि यथार्थ रूप में ये मूल प्रस्ताव नहीं होते हैं, क्योंकि ये मूल प्रस्ताव पर निर्भर होते हैं। कहने का मतलब है कि नाम से दिख रहा है कि स्थानापन्न है, मतलब मूल प्रस्ताव की जगह पर आया है, तो इसमें कुछ बातें जो है वो चेंज करके लिख दी जाती हैं जो कि मूल प्रस्ताव में नहीं होती हैं या मूल प्रस्ताव में होती हैं, उसको हटा के और स्थानापन्न प्रस्ताव में लेके आया जाता है। अगला जो है हमारा ये गौड़ है, इसे सहायक प्रस्ताव भी बोलते हैं। ये जो दिख रहा होगा आपको, यह ऐसा प्रस्ताव होता है जो दूसरे प्रस्ताव पर निर्भर या दूसरे प्रस्ताव से संबंधित होता है या सभा में किसी कार्यवाही पर आधारित होता है। कोई भी कार्यवाही चल रही होगी तो उसी पे आधारित ही होगा और स्वयं में उसका कोई अर्थ नहीं होता है और न ही वह इस योग्य होता है कि मूल प्रस्ताव या सभा की कार्रवाई का उल्लेख किए बिना सभा का विनिश्चय व्यक्त कर सके। कहने का मतलब ये है कि अकेले कुछ नहीं है, ये ऊपर के दोनों पर निर्भर है और जैसा ऊपर के दोनों कहेंगे उसके अनुसार इसको वैसा प्रस्तुत किया जाएगा। तो आप सबके सामने प्रस्ताव ये अक्सर पूछा जाता है कि प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं, बता दिए। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्थगन प्रस्ताव से क्या अभिप्राय है, तो अविलंबनीय लोक महत्व के किसी निश्चित मामले जिसे अध्यक्ष की अनुमति से पेश किया जा सकता है पर चर्चा करने के उद्देश्य से सभा की कार्रवाई के स्थगन हेतु प्रक्रिया को स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। और स्थगन प्रस्ताव गृहीत होने पर, गृहीत का मतलब होता है कि स्वीकार्य होने पर, प्रस्ताव में उल्लेखित मामले पर चर्चा करने के लिए सभा के सामान्य कार्य को रोक दिया जाता है। और स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य सरकार की हाल ही की किसी चूक अथवा असफलता के लिए, ये ध्यान दीजिएगा, सरकार ने कुछ समय पहले अगर कोई असफलता या कहीं गलती की हो जिसके कुछ गंभीर परिणाम निकल सकते हो, तो कोई भी संसद सदस्य होते हैं वो अविलंबनीय लोक महत्व का मामला बताकर सरकार को आड़े हाथ लेके स्थगन प्रस्ताव ला सकते हैं और इसे स्वीकार किया जाना एक प्रकार से सरकार की निंदा मानी जाती है। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। ये एक तरीके से निंदा प्रस्ताव भी होता है और अगर इस प्रस्ताव को किसी को भी पेश करना हो तो इसके लिए सबसे पहले 2 नियम हैं। दोनों नियम हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। पहला नियम क्या है, सबसे पहला नियम कि अगर आपको पेश करना है तो 10 बजे तक आपको लोकसभा के अध्यक्ष और महासचिव 2 लोगों को ये सूचना दे देनी होगी कि हम स्थगन प्रस्ताव लेने जा रहे हैं। पहला तो शर्त ये है। और दूसरा, अध्यक्ष आप जो सदस्य स्थगन प्रस्ताव लेके आया है उससे कह सकता है अध्यक्ष कि कम से कम 50 सदस्य अगर अनुमति दे दें, इस पे टोटल 50 सदस्य हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 50 सदस्य कम से कम अनुमति देंगे तभी स्थगन प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति जो है वो अध्यक्ष दे सकता है, वरना नहीं। तो कम से कम 50 सदस्य लिखित तौर पे अपना देंगे प्रमाण कि इस स्थगन प्रस्ताव को पेश किया जाना चाहिए और करने के बाद तब जाके ये चर्चा प्रारंभ होती है और शाम के 4 से 6:30 के बीच ये चर्चा प्रारंभ की जाती है। और इस तरीके से इसमें कम से, और ये बहुत लंबा चलता है, ये कम से कम 2 से 3 दिन का भी समय लगा सकता है। तो स्थगन प्रस्ताव यही है कि जो भी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले हैं वो 10 बजे के पहले आपको अध्यक्ष और महासचिव को बता देने होंगे, 50 सदस्य के हस्ताक्षर चाहिए और तीसरा जो है वो 4 से 6:30 के बीच होगा। तो ये स्थगन प्रस्ताव था। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो हम अपने 5वें प्रश्न पे आ चुके हैं और 5वां प्रश्न हमारा क्या है कि अविश्वास प्रस्ताव से क्या अभिप्राय है। तो आंसर आपके सब, जो उत्तर है सब आपके सामने है कि लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के 198 में मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इस प्रकार के प्रस्ताव का सामान्य स्वरूप इस प्रकार है कि यह सभा मंत्रिपरिषद में अविश्वास का अभाव प्रकट करती है और अविश्वास प्रस्ताव को किसी कारण पर आधारित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब सूचना में कारण उल्लेखित होते हैं तो उन्हें सभा में पढ़ा जाता है, तब भी वे अविश्वास प्रस्ताव का भाग नहीं बनते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो अविश्वास प्रस्ताव है वो कभी भी किसी भी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है और इसके लिए कोई कारण उल्लेखित करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके लिए भी एक नियम ये बनाया गया है कि कम से कम 50 सदस्य जो हैं
वो इसकी लिखित सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे, तभी जाके लोकसभा अध्यक्ष, और कम से कम 10 दिन पहले ये सूचना उनको देना पड़ेगा, तब जाके लोकसभा अध्यक्ष इसकी मंजूरी देता है। और इसमें सिंपल है कि जो मंत्रिपरिषद होती है कि वो अपना बहुमत सिद्ध करती है संसद में, और बहुमत अगर सिद्ध कर दे तो वो बनी रहती है, अगर बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती है तो उसको त्याग देना पड़ता है अविश्वास प्रस्ताव के तहत। चलिए, 5वां क्वेश्चन हो चुका, अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि अनियत दिन वाला प्रस्ताव क्या होता है। उत्तर आप सबके सामने है। यदि अध्यक्ष किसी प्रस्ताव की सूचना गृहीत करता है, मतलब एक्सेप्ट करता है, और ऐसे प्रस्ताव पर चर्चा के लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं की जाती है, तो इसे तत्काल अनियत दिन वाले प्रस्ताव शीर्षक के अंतर्गत समाचार भाग 2 में अधिसूचित कर दिया जाता है। और यह अध्यक्ष द्वारा सभा में होने वाली कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए सदन के नेता से परामर्श करके ऐसे प्रस्ताव पर चर्चा हेतु तिथि और समय निर्धारित किया जाता है, मतलब कभी भी हो सकता है। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं कि नियम 193 बहुत जरूरी नियम है, अक्सर आपको आता होगा परीक्षा में कि नियम 193 का अधीन चर्चा का क्या अर्थ है। तो नियम 193 का अधीन चर्चा में सभा के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव शामिल नहीं है, अतः इस नियम का अधीन चर्चा के पश्चात कोई मतदान नहीं हो सकता, क्योंकि औपचारिक प्रस्ताव तो है ही नहीं। सूचना देने वाला सदस्य एक संक्षिप्त वक्तव्य दे सकता है, और ऐसे सदस्य जिन्होंने अध्यक्ष को पहले सूचित कर दिया हो चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है। जिस सदस्य ने चर्चा उठाई है उसका उत्तर का कोई अधिकार नहीं है। चर्चा के अंत में संबंधित जो मंत्री होता है एक संक्षिप्त उत्तर दे देता है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी सदस्य किसी भी प्रस्ताव ला सकता है और उस प्रस्ताव पे चर्चा हो सकती है, लेकिन वो जो मंत्री है वो उस उत्तर देने के लिए बाधित नहीं होगा। हाँ, कुछ तौर पे जो मंत्री होता है वो एक संक्षिप्त उत्तर दे सकता है, लेकिन जिस सदस्य ने चर्चा उठाई है उसका उत्तर प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। ये मंत्री पे निर्भर करता है कि वो देगा या नहीं देगा। तो चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अल्पकालिक चर्चा क्या है। सदस्यों को अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों पर चर्चा कराने का अवसर प्रदान करने के लिए मार्च 1953 में, ये डेट याद रखिएगा, मार्च 1953 में एक प्रथा स्थापित की गई थी। यहाँ पे हम हाईलाइटेड कर देते हैं ये डेट। मार्च 1953 में एक प्रथा स्थापित की गई थी, जिसके बाद में अल्पकालिक चर्चा के रूप में नियम 193 के अंतर्गत लोकसभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों में शामिल कर लिया गया। इस नियम के अंतर्गत सदस्य बिना किसी औपचारिक प्रस्ताव या मतदान के अल्पकालिक चर्चा उठा सकते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि अल्पकालिक चर्चा है, तो बिना किसी औपचारिक प्रस्ताव या मतदान के आसानी से उठा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अल्पकाल के लिए होती है। तो ये अल्पकालिक चर्चा है, मार्च 1993 में ली गई थी, और ये 193 के तहत ही आता है। चलिए अपने अगले प्रश्न चलते हैं कि नियम 377, ये भी आता है। 2 ही तो नियम है जरूरी, एक तो रूल 377 और एक रूल 193। तो हम एक पढ़ चुके हैं, दूसरा पढ़ने जा रहे हैं कि ऐसे मामलों जो व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। व्यवस्था समझिए क्या होता है। व्यवस्था से जुड़े प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जो कि संविधान में लिखे गए हैं। संविधान में ऐसे अनुच्छेद लिखे गए हैं जिनसे कि जो सभा होती है उसकी कार्यवाही प्रभावित होती है, या उसके कार्य करने के तरीके लिखे गए हैं। उन सारे अनुच्छेदों के तहत वो सारे जो प्रश्न उठेंगे वो सब व्यवस्था के प्रश्न होंगे, और उनके अलावा बाकी जो प्रश्न होंगे जो कि उस सभा के कार्य से संबंधित नहीं होंगे तो वो व्यवस्था का प्रश्न नहीं होंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्यवस्था का प्रश्न क्या होता है। और नियम 377 के अधीन विशेष उल्लेख द्वारा उठाए जा सकते हैं। तो ये केवल व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, ये 377 के तहत उठाया जा सकता है। 1965 में तैयार किए गए प्रक्रिया नियम सदस्य को सामान्य लोक हित के मामले उठाने का अवसर प्रदान करते हैं, और वर्तमान में टोटल जो है प्रतिदिन 20 सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी जाती है। मतलब ऐसे मामले जो कि संविधान का भाग नहीं है लेकिन लोकहित के लिए जरूरी है, वो सभा का कार्य का भाग नहीं है लेकिन लोकहित वाले मामले हैं, तो वो उठा सकते हैं, और एक दिन में कम से कम 20 सदस्यों को दी जाती है, ये अधिकार दी गई है। तो ये याद रखिएगा, ये जो 20 सदस्य हैं ये बहुत ज़रूरी है। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं कि शून्यकाल क्या है। प्रश्नकाल और सभा पटल पर पत्र रखे जाने के तत्काल पश्चात तथा किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले के समय का लोकप्रिय नाम शून्यकाल है। चूँकि यह मध्याह्न 12 बजे शुरू होता है, इस अवधि को शिष्ट भाषा में शून्यकाल कहते हैं। और लोकसभा में कथित शून्यकाल में मामले उठाने के लिए सदस्य जो हैं वो प्रतिदिन पूर्वाह्न 10 बजे से पूर्व, मतलब 10 बजे से पहले आपको
उस अध्यक्ष को सूचना दे देना है जिस मामले में आपको उठाना है, स्पष्ट बताते हुए। और सभा जो है ऐसे मामले को उठाने या नहीं उठाने की अनुमति देना अध्यक्ष पर निर्भर करता है। और संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द का औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है, क्योंकि ये कोई औपचारिक तरीका नहीं है। ये संसद द्वारा बनाया गया है कि कुछ ऐसे मुद्दे जिनको विपक्ष उठाना चाहता है तो वो उठा सकता है शून्यकाल में, प्रश्नकाल के ठीक बाद। तो शून्यकाल में ऐसे ही मामले उठाए जाते हैं जो कि सरकार ने वो काम कर रखे हों और उनसे जुड़े हुए प्रश्न उनसे पूछे जाते हैं। तो ये शून्यकाल से संबंधित हो चुका। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं कि शून्यकाल के अंतर्गत किन मामलों को उठाए जाते हैं। तो वर्तमान समय में, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, अभी पीछे हम शून्यकाल ही पढ़ रहे थे तो शून्यकाल से संबंधित मामले भी आ गए। वर्तमान में शून्यकाल के दौरान बैलेट की प्राथमिकता के आधार पर प्रतिदिन 20 मामले उठाए जाने की अनुमति है और उठाए जाने वाले मामलों का क्रम का निर्णय अध्यक्ष महोदय के विवेकानुसार किया जाता है। पहले चरण में अविलंबनीय राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 5 मामले, पहला तो 5 मामला है, और जैसा कि अध्यक्ष पीठ द्वारा निर्णय लिया जाए प्रश्नकाल और पत्रों को पटल पर रखने आदि के बाद लिए जाते हैं। और दूसरे चरण में अविलंबनीय लोक महत्व के शेष स्वीकृत मामले जो कि अविलंबनीय हैं, जिनको रोका नहीं जा सकता है, 6 बजे के बाद या सभा के नियमित कार्य के पश्चात लिए जाते हैं। तो शुरुआत में शून्यकाल में आपको 5 मामले उठाने की आज़ादी है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के, जिनको आपको लगता है कि वो अविलंबनीय मामले हैं तो उनको आप उठा सकते हैं। तो ये वो मामले थे जो कि हम शून्यकाल में उठा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि संकल्प क्या है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संकल्प सभा की राय की औपचारिक अभिव्यक्ति है। जो सभा है उसकी क्या इच्छा है उस संकल्प को लेके वो औपचारिक अभिव्यक्ति है। यह राय की घोषणा अथवा सिफारिश के रूप में हो सकता है या ऐसे रूप में हो सकता है जिससे कि सरकार के किसी काम अथवा नीति का सभा द्वारा अनुमोदन या अनुमोदन, मतलब कहने का मतलब कि या तो हामी भरेगा या तो ना करेगा। जो भी वो काम होगी या नीति होगा या प्रस्ताव होगा उसको या तो एक्सेप्ट कर लेगा या रिजेक्ट कर देगा। तो उनसे जुड़े हुए चीज़ें होती हैं। या कोई संदेश दिया जाए या किसी कार्रवाई के लिए संस्तवन अनुरोध या प्रार्थना की जाए या किसी विषय अथवा स्थिति पर सरकार द्वारा पुनर्विचार के लिए ध्यान आकर्षित किया जाए या किसी ऐसे अन्य रूप में हो सकता है तो अध्यक्ष उचित समझे। ये सारे मामले संकल्प के अंतर्गत आ सकते हैं और सभा द्वारा सहमत होने पर प्रत्येक प्रश्न या तो संकल्प या आदेश का रूप धारण कर लेता है। लेकिन सहमत होने पर ऊपर हमने या करके कम से कम आपको 5 से 6 चीज़ें बताई हैं, जिसमें ये जो चीज़ें हैं कि कार्रवाई के लिए अनुरोध प्रार्थना या सरकार द्वारा पुनर्विचार के लिए ध्यान आकर्षित किया जाए या जो अध्यक्ष उचित समझे, तो ये सारे मामले संकल्प के अंतर्गत आ सकते हैं। और जब सभा इस पर सहमत हो जाती है तो ये संकल्प के रूप में यही प्रस्ताव संकल्प का रूप धारण कर लेते हैं। संकल्प को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प, सरकारी संकल्प और सांविधिक संकल्प। गैर सरकारी क्या होते हैं? जो कि मंत्रिपरिषद के सदस्य ना हो, उनके द्वारा अगर पेश किए जाते हैं और वो सभा द्वारा स्वीकार कर लिए जाते हैं तो वो गैर सरकारी सदस्यों का संकल्प हो जाते हैं। और सरकारी संकल्प मंत्रियों द्वारा पेश किए जाते हैं। तथा सांविधिक जो संकल्प होता है वो संविधान अथवा संसद के किसी अधिनियम में निहित प्रावधान के अनुसरण में पेश किए जाते हैं। तो ये आपके सामने संकल्प था, हमने बहुत इस पर विस्तृत बात की। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हम अपने अगले प्रश्न पे आ चुके हैं कि व्यवस्था का प्रश्न क्या है। आप सबके सामने दिख ही रहा होगा। तो इसका उत्तर क्या है कि व्यवस्था का प्रश्न, इसके पहले भी हमने व्यवस्था के प्रश्न पे बात की है कि ये संविधान के अनुच्छेदों से संबंधित होते हैं। तो व्यवस्था का प्रश्न उन नियमों अथवा संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के निर्वचन अथवा प्रवर्तन के संबंध में, निर्वचन का मतलब होता है कि डिलीट किया जाना और प्रवर्तन मतलब बदला जाना के संबंध में होगा, जो सभा के कार्य को विनियमित कर सके, रेगुलेट कर सके और जो अध्यक्ष के संज्ञान में लाकर उठाया जा सकता है। कहने का मतलब कि व्यवस्था का प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जो कि संविधान के अनुच्छेदों में लिखे हैं और जो सभा के कार्यों से संबंधित होते हैं। उन सारे प्रश्नों को व्यवस्था के प्रश्न के अंतर्गत रखा जाता है। तो व्यवस्था के प्रश्न समझ ही चुके होंगे। अभी क्या इसके अंतर्गत नियम किए गए हैं कि व्यवस्था के प्रश्न को सभा के समक्ष कार्य के संबंध में उठाया जा सकता है, क्योंकि सभा के कार्य से ही संबंधित है, बशर्ते कि अध्यक्ष द्वारा किसी सदस्य को कार्य की एक मद समाप्त होने और दूसरी के प्रारंभ होने के बीच की अवधि में व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दे। अगर अध्यक्ष अनुमति देता है तब, यदि वह सभा में व्यवस्था बनाए रखने या सभा के समक्ष कार्य विन्यास के संबंध में हो तो कोई सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता है और इसका निर्णय अध्यक्ष करेंगे कि क्या उठाएगा प्रश्न व्यवस्था का प्रश्न है कि नहीं है। तो ये भी आपके सामने प्रश्न आ सकता है कि कोई प्रश्न व्यवस्था का प्रश्न है या नहीं, ये कौन निर्णय करता है? तो वो अध्यक्ष निर्णय करते हैं कि वो व्यवस्था का प्रश्न है या
नहीं है। तो ये याद रखिएगा आप सब कि व्यवस्था का प्रश्न क्या होता है और इसको कौन अंतिम निर्णय इस पे देता है। चलिए अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं कि क्या अध्यक्ष के पास सभा की कार्यवाही स्थगित करने अथवा बैठक को निलंबित करने की शक्ति है? तो उत्तर इसका ये है कि अनुच्छेद 375, ये अनुच्छेद याद रखिएगा, ये बहुत बढ़िया अनुच्छेद है कि अनुच्छेद 375 के अंतर्गत सभा में घोर अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने पर, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है, अध्यक्ष यदि आवश्यक समझे तो वह अपनी इच्छा अनुसार निर्धारित समय तक सभा की कार्यवाही को स्थगित अथवा बैठक को निलंबित कर सकता है, जब तक वो अपनी इच्छा अनुसार आवश्यक समझे तब तक, अनुच्छेद 375 के अंतर्गत। तो ये था हमारा ये प्रश्न। अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं कि राष्ट्रपति संसद को कब संबोधित करता है? तो ये तो वैसे भी याद रख लीजिएगा, आर्टिकल 86 और आर्टिकल 87 के तहत होता है, लेकिन इसको पूरा हम बताते हैं कि भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा संसद के किसी एक सदन के समक्ष या एक साथ समवेत का मतलब होता है कि संयुक्त बैठक दोनों सदनों के समक्ष अभिभाषण किए जाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 86A के तहत किया जाता है और संविधान के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत मतलब कि दोनों का कंबाइंड अभिभाषण करेंगे और संसद को इस सत्र के आह्वान का कारण बताएंगे कि क्यों इस अभिभाषण को हम लेके आए हैं। और 87 के तहत 87 के तहत वो इसका कारण भी बताएंगे। और राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लेखित मामलों पर किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत और अन्य सदस्य द्वारा अनुमोदित धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है कि जो उन्होंने भाषण दिया है उस पर चर्चा भी की जाएगी। अगले दिन से शुरू हो जाती है उस सभा में। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं कि क्या सदस्य राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रश्न उठा सकते हैं? ये बहुत जरूरी प्रश्न है और ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न भी है कि कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रश्न नहीं उठा सकता है। किसी सदस्य का कोई भी कार्य जिससे सरकार की शालीनता भंग होती है अथवा जिससे कोई बाधा उत्पन्न हो, उस सभा द्वारा दंडनीय होता है जिसका वह सदस्य हो। किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत तथा अन्य सदस्य द्वारा अनुमोदित धन्यवाद प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों पर चर्चा की जाती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की विस्तृत बहुत व्यापक होती है और संपूर्ण प्रशासन के कार्यक्रम पर चर्चा की जा सकती है। इस संबंध में अन्य बातों के साथ साथ सीमाएं यह है कि सदस्यों को एक तो उन मामलों का उल्लेख नहीं करना चाहिए जिनके लिए भारत सरकार प्रत्यक्ष उत्तरदायी नहीं है, और दूसरा यह कि वह वाद विवाद के दौरान राष्ट्रपति का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि अभिभाषण की विषय वस्तु के लिए सरकार उत्तरदायी होती है, ना कि राष्ट्रपति। तो आप किसी भी तरीके से राष्ट्रपति का नाम लेके और निंदा या कोई और भी काम ऐसा नहीं कर सकते हैं जिससे कि संसद की शालीनता भंग होती हो। तो इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि आप राष्ट्रपति का नाम लेके कोई निंदा नहीं करेंगे। हाँ, उस पर आप चर्चा कर सकते हैं कि राष्ट्रपति ने जो अभिभाषण दिया है उस पर बहुत व्यापक चर्चा होती है, कम से कम आगे आने वाले 3-4 दिनों तक होती है, और उसमें प्रधानमंत्री से लेके हर एक जो संसद सदस्य होता है वो चर्चा में भाग लेता है और अपना अपना जो मत है वो प्रस्तुत करता है, और अंतिम में जो प्रधानमंत्री होते हैं वो क्लोजर स्टेटमेंट दे देते हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर। धन्यवाद जो बोला जाता है, धन्यवाद प्रस्ताव, वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री अपने सरकार की तरफ से देते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति एक तरीके से सरकार का ही अंग है। तो इस तरीके से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रश्न तो नहीं उठा सकते, लेकिन चर्चा कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सबने देखा कि आप सबके सामने हमने इस लोकहित के मामले में कितना ज़्यादा विस्तृत प्रश्न लेके आए थे, और आप सबसे यही निवेदन है कि अब मात्र एक और भाग बचा है, उसको आप देखिए, अगले 1-2 दिन में वो भी भाग आ जाएगा और इसके बाद पूरा का पूरा लोकसभा। और ऐसा विश्वास है कि इतना व्यापक चर्चा किसी ने शायद ही इसके पहले किसी भी, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, यूट्यूब हो या कहीं और हो, उस पर चर्चा किया होगा। तो ऐसा विश्वास है कि आप सब लोग इसको देखेंगे और कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए, अच्छा हो बुरा हो जो भी हो जैसे हो ज़रूर बताइए। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।